नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। अर्ली 2000s की बात की हमने, तो उस टाइम पे जो कश्मीरी यूथ्स थे वो टेररिज्म की तरफ उनका झुकाव काफी ज्यादा था। तो आखिर ऐसी क्या चीजें इन्वॉल्व थी जो कि उनके दिमाग के ऊपर असर करती थी और तब का कश्मीरी यूथ जो था वो कहीं ना कहीं टेररिज्म की तरफ रेडिकलाइज हो रहा था? एक्चुअली जो कश्मीर के टेररिज्म के सीड्स थे वो 1988-89 में शुरू हुए। ओके। और अर्ली ईयर्स 90, 91, 92 बिल्डिंग इसी ईयर्स थे। उस दौरान चीजें बिल्टअप हो रही थी और फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कश्मीर के अंदर घुस चुके थे और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर लीडरशिप वहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल को क्रिएट कर रही थी, जिसमें लश्कर ए तोयबा से लेकर के आपके हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीकुल मुजाहिदीन, हुजी, हरकतुल जिहाद इस्लामी, जितने पाक बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने लोकल कश्मीरी यूथ को अपने साथ मॉड्यूल में फिट करके और कश्मीर के अंदर तसद्दुद शुरू कर दिया था। लेकिन 1990 से लेकर 2000 का जो कालखंड है वो बड़ा वोलेटाइल कालखंड रहा है। रीजन बीइंग कि मौलाना मसूद अजहर का पकड़ा जाना और इंडियन जेल में उसको लॉस किया जाना, उसकी रिहाई को लेकर जितनी कोशिशें हुई वो कोशिशें शुरू हुई 1994 से। 94 से 99 तक इन कोशिशों को लेकर के कश्मीर के अंदर बहुत किलिंग्स हुई और उसके अंदर बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। 94, 95, अगेन 1999, फॉलोड बाय हाईजैकिंग IC 814 टू कंधार। अब सवाल यह है कि वह एक ऐसा फेज था कि यूथ को ये लगता था कि कश्मीर अब गया कि तब गया, यानी कश्मीर तो अब आजाद हो ही जाना है। कश्मीर की आजादी में कोई शक नहीं है। पुलिस सिस्टम बहुत डिफंक्ट पड़ा था, लोग मारे जा रहे थे, इंटेलिजेंसी के लोग भी मारे जा रहे थे और टेरर ऑर्गेनाइजेशन और उनके टेररिस्ट की कोई प्रोफाइल अपने पर उपलब्ध नहीं थी। यानी किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री किसी फोर्स के बाद थी ही नहीं, क्योंकि कश्मीर में ये चीज शुरू हुई थी तो किसी का कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं था। अब वो मिलता कैसे था? लोकल के थ्रू, मारे जाने पर, पकड़े जाने पर, इंट्रोगेशन के थ्रू बहुत सारे मॉड्यूल के बारे में जानकारी होती थी जिसको हम फॉलो अप करते थे। तो कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी और यूथ थोड़ा सा फैसिनेटेड हो रखा था कि शायद अब भाई लोग उस पार से आ गए हैं, अबे तो ये आजादी दिला के ही मानेंगे, है ना। लोग ये कहना शुरू कर दिए थे आपस में, अरे भाई अपनी जो पीर पंजाल के इधर नॉर्दर्न पार्ट में आके पढ़ाई लिखाई और घूमने लोग आते थे तो ये आवाज निकालना शुरू कर देते थे कि भाई इस बार तो घुमाओ, अगली बार तो क्या पता वीजा पे जाना पड़ा। ये तक चर्चा शुरू हो गई थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल कॉलेजेस में, कि भाई अभी तो घूम के आ जाओ जम्मू के नीचे, कोई 2-4 महीने बाद तो शायद वीजा पे जाना पड़ा। तो आखिर सर इनके आप ब्रेन वॉश कैसे करते थे इन यूथ्स को? आखिर ऐसी क्या बातें करते थे? जैसे मैं भी एक यूथ हूं, लेकिन अगर मुझे कोई ब्रेन वॉश करे और अगर मुझे कोई ऐसी चीजें बताए तो मैं उस पर इतना यकीन नहीं करूंगा। लेकिन आखिर वो कौन से शब्द होते थे जो कि मैं जानना चाहता हूं। क्या 72 हूरों की उनको सपने दिखाए जाते थे, ख्वाब दिखाए जाते थे, दूध शहद की नदियों के बारे में बताया जाता था? क्या चीजें थी ऐसी? एक्चुअली ये टोटल एक मोटिवेशन और रेडिकल प्रोसेस है, रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है। यूथ एक तो कश्मीर आपको पता है कि ज्योग्राफिकली थोड़ा सा भारत के मेन लैंड से कट ऑफ रहा है। जी बिल्कुल। और 1947 से पहले वो इंडिपेंडेंट रियासत होती थी। बिल्कुल। और 1947 में पाकिस्तान रेगुलर सपोर्टेड बाय कबायलीज के अटैक के बाद जो JNK का 2 हिस्सा हुआ, उसमें एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना, एक JNK हमारे पास है। तो उस डिवीजन में कश्मीरी फैमिलीज ही लोग 2 हिस्से में बंट गए। कुछ के रिलेशन परिवार POK में चले गए, बाकी जो यहाँ रह गए। तो देखा जाए तो एक डिवीजन की हिस्ट्री है, एक वार की हिस्ट्री है और उसमें पाकिस्तान का जो तंत्र है पूरी तरह से शामिल था। लोकल लीडरशिप के बारे में आपको पता ही है। तो कहने का अर्थ है कि उनको ये ज्यादा मोटिवेशन दिया जाता था कि भाई भारत के आप हिस्से नहीं हैं, आप, हमारा पाकिस्तान बहुत बड़ा रहनुमा है। और जो इस तरह के यूथ रेडिकलाइज होकर के गन उठाते हैं, उनका सबसे बड़ा रेडिकलाइजेशन का फैक्टर है रिलीजन के नाम पे। कि हमारे धर्म में हम इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते जिस सिस्टम में एक सरकार हो, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, एक पुलिस हो, एक मिलिट्री हो, एक गवर्नेंस हो, एक कलेक्टर हो, बेसिकली डेमोक्रेसी में बिलीव, बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं करना।
हमारा अपना एक सिस्टम चलेगा, शरिया लॉ है जिसके हिसाब से आपको रेडिकल थॉट प्रोसेस अडॉप्ट करना है, और ये मरना नहीं है, ये शहादत है। और मरने के बाद के ख्वाब दिखाए जाते उसके बाद ये कि डेथ तो सबकी होती है जी, सब लोग मरने के बाद मिट्टी में जाते हैं, बिल्कुल सुपुर्दे खाक होते हैं जी। लेकिन आप जब मरेंगे तो आपका इस्तकबाल 72 हुरें करेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, वहां पर आपको गुलाब जल से धोया जाएगा, आपका इतना स्वागत होगा। ऐसे ख्वाब कौन दिखाता है? और उसके बाद यूथ को गन उठाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान से प्रॉपर टेरर मॉड्यूल के ट्रेंड मुजाहिद आए हुए थे जो कि इनको डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे, इनको इंटीग्रेट करके रखेंगे। हम आपके सेवियर हैं, हम वहां से चल के आए हैं, पार से भाई आया है। हाँ, पार से भाई आया है। ये जो पार से भाई आते थे, और उस वक्त चूंकि हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस भी नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी नहीं हुआ करते थे, टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम होता था। तो कैसे काम करते थे आप लोग? ऐसे काम टाइम ही पर? करते थे कि अगर आप टेक्नोलॉजी और एक तरह से स्मार्ट इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बेसिकली दोनों के लिए होता है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। वहां पर उस समय सबसे बड़ा था कि WWW तो उस समय आया नहीं था दुनिया में, तो वेब तो वर्ल्ड वेब तो था ही नहीं। अब जो कुछ था, लैंडलाइन टेलीफोन होते थे और सैटेलाइट टेलीफोन होता था। सैटेलाइट टेलीफोन बहुत ही कॉस्टली होता था। टेरर ऑर्गेनाइजेशन में भी जो उनके बड़े सरबराह होते थे, उनकी लीडरशिप के हायरार्की में जो बहुत ऊपर होते थे, वो सैटेलाइट फोन यूज करते थे। बाकी जितने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो फुट सोल्जर थे, इनके पास नॉर्मल वॉकी टाकी होता था, नॉर्मल वॉकी टाकी प्रोक्योर करके रखते थे, और मोबाइल फोन था नहीं। ह्यूमन इंटेलिजेंस का जाल बहुत तगड़ा था। वो ऐसे था कि बीएसएफ जब ग्राउंड में डिप्लॉय हुई ना, तो बीएसएफ ने उस एरिया का जो पूरा रूरल बेल्ट है, सिटी का बेल्ट है, एक एक आदमी का डिटेल निकालना। जिस तरह से गांव में एक पटवारी जाता है ना, वो पटवारी का खसरा खतौनी इंतखाब, गांव का कोई भी आदमी है, जैसे थाने का एक बीट सिपाही जाता है, उसको पूरे गांव की डिटेल पता होती है, चौकीदार को पता होती है। तो सीमा सुरक्षा बल ने अपने डिप्लॉयमेंट के एरिया में हर गांव का इंफॉर्मेशन पोस्टमार्टम कर रखा था। हमको ये पता होता था इस गांव के सरेंडर टेररिस्ट कौन है, पाक ट्रेंड कौन टेररिस्ट, लोकल ट्रेंड कौन है, किसका मौसी चाचा खाला का बच्चा मारा गया इनकाउंटर में, कौन है जो हमारे सिंपथाइजर है, कौन है जो अच्छे विचार रखने वाला है, कौन मखदूम है, कौन ग्राम प्रधान है, कौन गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो सारी डिटेल का हम कुर्सीनामा डायरी में रखते थे। कोई डिजिटल फॉर्मेट नहीं था, हाथ से लिखी हुई डायरी होती थी। और एक एक गांव के जितने मोहल्ले थे उन तक की डिटेल हमारे पास थी कि डली मोहल्ला डलीपुरा है, ये मलिक मोहल्ला है, ये चाट मोहल्ला है। यानी इस मोहल्ले में किस बिरादरी का क्या कंपोजिशन है, उसमें कौन लोग हैं जो थोड़ा सा हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं जी। कौन बैड हेड है, उसको नाला पार करेंगे तो लकड़ी का पुल है कि नहीं है, पैदल जाएंगे तो कौन सा रास्ता है। यानी ह्यूमन डिटेल्स हमारे पास बहुत थी, और वो डिटेल बहुत ही प्रीसियस थी। हमारे सारे ऑपरेशन उसी पर होते थे। सर, हमने देखा है कि अक्सर जब ऐसे मतलब पूरे ऐसे सिस्टम में जब मिलिटेंट्स या फिर हम जिहादियों की बात करें, तो आखिर जब इनसे जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो ये ना एक दूसरे से कम्युनिकेशन के वक्त जो है नॉर्मल बातें नहीं करते कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, ये कोड्स में बात करते हैं। तो आखिर इन कोड्स को आप कैसे डिकोड करते थे? ऐसे कौन से कोड लैंग्वेजेस होते थे जिनमें ये जो मिलिटेंट्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करते थे, आतंकवादी सब? देखिए, ज्यादातर तो ये लोग वायरलेस सेट पे बात करते थे। अच्छा। और दूसरा इनका बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम था मैट्रिक्स। तो अगर वायरलेस सेट की बात करें तो वायरलेस सेट पर ये अपने कम्युनिकेट करने वाले हायरार्की का कोड नेम रखते थे। और वो कोड नेम हर महीने बदलते रहते थे। तो हम लोग इसको डिकोड करते थे। वो कैसे करते थे कि हमारे पास टेररिस्ट से ही जब्त किए हुए वेरियस मॉडल और वेरियस मेक के वायरलेस सेट होते थे। उन्हीं के जब्त किए हुए वायरलेस सेट को हम केस प्रॉपर्टी के तौर पे कोर्ट में पेश करते थे और सुपुर्दनामे पे उसे वापस ले लेते थे ऑपरेशनल यूज के लिए। कोर्ट इसको बोनाफाइड ड्यूटी में इजाजत दे देती थी। अब उसको अलग अलग चैनल पे लगा के हम लोग एक जुगाड़ पद्धति क्रिएट किए थे। एक बड़े हॉल में उसको सब कील मार मार के वॉल में सबको लटका देते थे, बैटरी उसकी चार्ज रखते थे,
उस पे जितना बकवासनामा आता था सबको किसी मोटर रजिस्टर में लिखते रहते थे। और वो जो लिखी हुई चीज थी ना, वो एक ओपन एंडेड इंटेलिजेंस बेशक ना हो, लेकिन अगर आप उसको डेली सुन रहे हैं और डेली अपने रजिस्टर को आप एक बार एनालाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारे वर्केबल इंटेलिजेंस उससे निकल के आते थे। कुछ वर्ड्स कॉमन भी होंगे उनमें। कॉमन होते हैं। टेररिस्ट तो अपने कोड बदल लेगा, वो आवाज नहीं बदल सकता। बिल्कुल, हाँ। तो हमें सोचते थे इस आवाज वाला मई महीने में इसका कोड ए था, तभी जून महीने में इसका कोड ए हो गया है। दूसरा, कुछ चीजों के कोड होते थे, लाठी, डंडा AK-47 को, ग्रेनेड को लड्डू बोलना, हलवा बोलना, आईडी को, इस टाइप की चीजों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कितने सिक्के भिजवा दें, यानी ऑमिनेशन। ओके। तो वो धीरे धीरे हम लोग भी एक कॉमन सेंस से समझ लेते थे कि ये बात बोल रहे हैं। हम भी अपनी कोडिंग करते थे। अच्छा। हम जब बात करते थे तो हमारे में भी सारे कमांडर्स के कोड होते थे। अच्छा, क्योंकि वो भी सुनते थे। अच्छा। तो उसमें भी हमारा अपना कोड चलता था। तो हमारे कोड में हम डिवाइस करके हर महीने का एक चार्ट में बनाता था। जिन शब्दों का हमको ज्यादा यूज करना है उनकी कोडिंग कर लेते थे। 100% की तो कोडिंग हो नहीं सकती। रूट की कोडिंग होती थी कि श्रीनगर उतरे तो हम कौन सा रूट पकड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि रूट पे बॉम्ब का खतरा बहुत होता था, बिल्कुल। आईडी ब्लास्ट का खतरा होता था। तो एक और लास्ट में एक मैट्रिक्स था। अच्छा। टेररिस्ट मैट्रिक्स का यूज बहुत ज्यादा करते थे। ओके। अगर फोर्स के भाषा में देखें तो वो साइफर डॉक्यूमेंट हुआ। अच्छा। पूरा डिकोडेड होता है। वो क्या था? वो क्या होता है, जब तक आपको की नहीं मिलेगी ना, अंग्रेजी के 26 अक्षर की एक की होती है, ए से लेके जेड तक। आपको कुछ भी करना है, उस शब्द का आप एक पैरेलल की बना लीजिए कि मुझे AK-47 लिखना है, तो ए को हमारी की डी बोलेगी, AK का के को हमारी जो की है वो जेड बोलेगी। तो वो की काउंटर पार्ट के पास भी होता था, तो वो लिख रहा है ZAC माइक 000, फिर अपने की से मैच करके वो शब्द बन जाएगा। कोई भी दो आदमी डिकोडिंग कर ले अपनी कि हम इस चीज को, पैसे को ये बोलेंगे, रुपए को ये बोलेंगे। तो वो जिस समय हमें मैट्रिक्स हमारे हाथ में लग जाता था तो हमारी लॉटरी लग जाती थी। हम क्या करते थे, डिकोड करके उस महीने के पूरे ऑपरेशन उस पर निपटा देते थे। फिर वो अगले महीने मैट्रिक्स चेंज कर देते थे। तो कोई भी टेररिस्ट मिलता था, उसके इंट्रोगेशन में मैट्रिक्स मिलना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। तो आपको पता है पाकिस्तानियों की जो अंग्रेजी है वो इतनी कमजोर क्यों है? उनकी कौन सी चीज मजबूत है? नहीं, उनकी कमजोरी अंग्रेजी में इसलिए ऐसा है। सबसे फनी तो लगता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जब पकड़ा जाता है, हाँ। तो जिस एरिया में वो आतंकवाद फैलाने के लिए आया है वहां की लैंग्वेज भी वो नहीं सीख सकता। तो पाकिस्तानी सबसे पहले तो इस वजह से पकड़ा जाता है कि वो पंजाबी उर्दू के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। वो टिपिकल जो अनडिवाइडेड पंजाब का पूरा एरिया ले लीजिए, तो बहावलपुर हुआ, फैसलाबाद हुआ, रावलपिंडी हुआ, तो वहां की एक टिपिकल भाषा है, उर्दू जबान पंजाबी मिली हुई। तो हम तो इंट्रोगेशन में 2 लाइन में हम लोग निकाल लेते थे कि ये पाकिस्तानी है। इवन लोकल भारत का उर्दू जानने वाला आदमी भी वो चीज नहीं बोलेगा जो पाकिस्तानी टेररिस्ट बोलता है। तो उनकी अंग्रेजी सर इसलिए कमजोर है, उसका मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि उनके जो 26 अल्फाबेट्स के इंग्लिश में जो है JNK नहीं आता है, तो इसलिए उनकी अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि JNK तो हमारे पास है। वेरी इंटरेस्टिंग।